आणि थेट जाणार आहोत आपण विदर्भामध्ये नरेंद्र मोदी सभेला संबोधित करतायत। थेट जाऊयात मोदींच्या सभेला। भंडारा से श्री नाना पटोले जी, गढ़चिरौली से श्री अशोक नेते जी, रामटेक से श्री गोपाल तोमारे जी, अमरावती से श्री आनंद राव जी, अकोला से श्री संजय जी, यवतमाल से सौभाग्यवती भावना जी, बुल्ढाणा से प्रताप यादव जी, विदर्भातील सर्व जनतेला माझा नमस्कार। गारपिटीमुळे शेतकरी चिंतित आहे। त्याचे दुःख जाणून घेण्यासाठी मी आज आलो आहे। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को जगाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था और हिंदुस्तान के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए थे। एक समय था देश विदेशों से अन्न मंगवा करके हिंदुस्तान अपना पेट भर जय जवान जय किसान का मंत्र देकर के देश को जगा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे दुख के साथ कहना, बड़ी पीड़ा के साथ कहना है कि कांग्रेस के कुशासन के कारण आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस और उनके सारे चट्टे बट्टे इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। देश जवान पर गर्व करता है, देश किसान पर गर्व करता है। देश का जवान राष्ट्र की रक्षा करता है, देश का किसान अन्न सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जवान और किसान ये कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है क्या भाइयों? कोई कह सकता है इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दिल्ली की सरकार और इतना छोटा पाकिस्तान, हमारे देश के जवानों के सर काट करके ले जा रहा है। देश के जवानों को मार दिया जाए, सेना का जवान अगर सुरक्षित नहीं है
तो हम किस मुंह से जय जवान के नारे लगाते? आज कांग्रेस के शहजादे वोट बटोरने के लिए जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की कि बोले मैं कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों को मिला था और 1 रैंक 1 पेंशन की सैनिकों ने मांग की, तो मैंने कहा था मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, और आपने देखा 3 दिन में काम हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। 60 साल से जो पार्टी राज कर रही है, देश की सेना के सभी जवान चाहे निवृत्त हो या आज प्रवृत्त हो, सालों से मांग कर रहे हैं। अनेक बार राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को मिल चुके हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको नहीं मिले हो। और आपने उस काम को नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, ये कांग्रेस के वादे चुनावी नारे हैं, खोखले हैं, जनता की आंख में धूल झोंकने वाला एक और प्रयास है। लेकिन आज भी हिमाचल में जाकर के झूठे पाठ पढ़ा रहे हो। अच्छा होता अगर आप जवाब देते कि देश के जवानों का सर काट के ले गए हैं, उस सर को वापस कैसे लाओगे, ये तो बता देते। भाइयों बहनों, युद्ध में दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे देश के जवान आतंकवादियों के हाथों से मरे हैं। कौन जिम्मेवार है इससे? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? देश की रक्षा करने वाले जवानों को भी बेमौत मरने के लिए आपने छोड़ रखा है। और दूसरे किसान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई किसान सुरक्षित है? कोई किसान इस सरकार पे भरोसा कर सकता है? केंद्र के कृषि मंत्री पे भरोसा कर सकता है? केंद्र सरकार पे भरोसा कर सकता है? कितने झूठे वादे किए, कितनी बार किसानों के आंसू पोंछने के नाटक किए, और हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। इनका बिस्तरा बोरिया गोल कर दीजिए और रवाना कर दीजिए। भाइयों बहनों, युद्ध में और आतंकवादियों से देश के जवान जितने मरे हैं, उससे ज्यादा किसी एक इलाके में आत्महत्या के कारण मेरे किसान भाई बहन मरे। क्या दिया अपने देश को? भारत एक कृषि प्रधान देश, लेकिन उसी देश में किसान बेमौत मरने के लिए
मजबूर हो रहा है। और आपकी नीतियों के कारण, आपकी गलत व्यवस्थाओं के कारण, भाइयों बहनों, हमारा किसान कापूस की खेती करता है और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, देखिए श्रीमान शरद राव, इन किसानों को जरा जवाब दो। आप कृषि मंत्री हो, आप बताइए 2 वर्ष पूर्व जब कापूस की खेती पूरे देश में अच्छी हुई, कापूस की फसल अच्छी हुई, विदेशों में हिंदुस्तान के कापूस की मांग बढ़ रही थी, किसान को अपेक्षित दाम मिल रहे थे, आपने अचानक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने अचानक कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया? किसकी भलाई के लिए लगाया? और उसके कारण मैंने सिर्फ गुजरात का हिसाब लगाया था। कॉटन एक्सपोर्ट में प्रतिबंध डालने के कारण अकेले गुजरात के कॉटन ग्रोवर किसानों को 7,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 7,000 करोड़ रुपए। यहां तो कितना हुआ होगा? और भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है, किसान को पैसे मिले उस पर तो प्रतिबंध लगा देती है। कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, लेकिन मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। आप देखिए क्या कमाल करी है उन्होंने। इनको मालूम नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के मोह में हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पशुधन काटा जा रहा है, मटन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके कारण गरीब किसान की आय के साधन खत्म हो रहे हैं। गांव के गांव आज ऐसे हो गए हैं कि जिस गांव के बीच में 5-50 पशु भी बचे नहीं हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उत्तरी भारत में तो बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की कत्ल चल रही है और भारत सरकार पशु काटने के लिए सब्सिडी दे रही है और ये मटन विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। जब खेती बर्बाद हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है, अकाल का समय आ जाता है, तो ज्यादातर किसान परिवार पशुपालन के भरोसे दूध बेच करके साल भर गुजारा कर लेता है। आपने उसके भी वो हाथ काट लिए। आपको अंदाज नहीं आया कि पशुधन के बिना भारत का हाल क्या होगा। दूध विदेशों लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, न इनको देश की समझ है, न देश लंबे अरसे तक किस प्रकार से प्रगति कर सके, इसके रास्ते क्या होने चाहिए। इनको तो सिर्फ चुनाव जीतने के तौर तरीकों में रस होता है। देश कैसे आगे बढ़े ये इनकी प्राथमिकता नहीं होती। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश का किसान तबाह होता है। भाइयों बहनों, हम इतना कापूस पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपको जान करके दुख होगा, इतना छोटा सा बांग्लादेश नक्शे में महाराष्ट्र से भी छोटा दिखता है ना, लेकिन वो बांग्लादेश आज रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने में दुनिया में अपना दबदबा जमा रहा है। वहां जो कपास पैदा होता है, वहां से जो कपड़ा बनता है, वहां से जो रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं, दुनिया के बाजार में बिक रहे हैं और किसान को पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहां
इनको समझ नहीं है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, जो कापूस की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए 5F फॉर्मूला चाहिए। 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कापूस है वहीं धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं से रेडीमेड कपड़े तैयार हो और वहीं से विदेश के बाजार में बेच दिया जाए। मेरा किसान कितना आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास न दृष्टि है, न ही इनको किसान की भलाई की कोई चिंता है। आज नई पीढ़ी खेती क्षेत्र में जाने से डर रही है। वो शेतकरी का काम करना नहीं चाहता है। मां बाप के हालत देख करके उसको लगता है कि अच्छा होगा शहर में जाकर के मजदूरी कर लूंगा, लेकिन भाई 20 बीघा 50 बीघा जमीन हो, लेकिन मैं खेती में नहीं जाऊंगा। ये भय पैदा हुआ है। अगर हिंदुस्तान की खेती बर्बाद हो गई, हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो गया, तो इस 125 करोड़ का देश अपना पेट कैसे भरेगा। और भाइयों बहनों, जब किसी देश में पेट भरने की ताकत खत्म हो जाती है और विदेशों से अन्न मंगना मांगने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वो इतनी बड़ी भयंकर मजबूरी होती है कि दुनिया के सब देश, दुनिया के सारे देश उस देश को डिक्टेट करते हैं, चाहे वो मनमानी उपनी करवा लेते हैं। इस हालत में बर्बादी होती है। देश के सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने का काम मेरा किसान कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज कहीं पर किसी ट्यूबवेल में कोई बालक गिर जाए तो देश भर के कैमरा वहां लग जाते हैं। रनिंग कमेंट्री आ रही है कि बच्चा गिरा है, हिल रहा है, फोटो निकाली है। उधर सामने बैठ जाते हैं कि बच्चा जिंदा है कि मर गया, बच्चा जिंदा है कि मर गया। भाइयों बहनों, एक बच्चा ट्यूबवेल में गिर जाए, सारे देश के सांस ऊपर हो जाते हैं। मेरे लाखों किसान मर जाएं, दिल्ली की सरकार चैन से सो जाती है। भाइयों बहनों, चैन से सो जाती है। और जब पीड़ा होती है मन में, और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार की कृषि नीति की पहली गारंटी ये होनी चाहिए कि देश के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। और जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने एक अहम कदम उठाया था। और अगर अटल जी की सरकार दोबारा 2004 में आई होती तो भाइयों बहनों, वो योजना पूरी तरह लागू हो गई होती और मेरा किसान आज मरने के लिए मजबूर नहीं हुआ होता। उन्होंने योजना लाई थी क्रॉप इंश्योरेंस की। उन्होंने कहा था कि किसान की कितनी आय होगी उसका अंदाज लगाकर उसकी गारंटी तय हो जाए कि कुछ भी हालत में इतना तो रुपया उसको मिलेगा ही मिलेगा, ताकि कभी उसको मरने की नौबत ना आए। आइए बहनों, मुझे अभी हमारे सारे साथी बता रहे थे इन्होंने कैसे देश को बर्बाद किया है। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया था, और दुनिया को एक कहा था ये बैंक अमीरों के काम आती हैं, मैं बैंक गरीबों के लिए काम आए, इसलिए उसको नेशनलाइज करता। जरा कोई हिसाब तो लगाओ क्या किया। भाइयों बहनों, बैंकों से किसानों को जो ऋण मिलना चाहिए, कर्ज मिलना चाहिए, बैंकों का जो पूरा कारोबार है मुश्किल से 5% किसानों के नसीब में आता है। बाकी 90% से ज्यादा
ये बड़े बड़े कारखाने वालों के पास रुपए जाते हैं, मिल मालिकों के पास रुपए जाते हैं, किसान को नहीं दिए जाते हैं। और किसान अगर बैंक में ऋण लेने जाता है तो 50 प्रकार के कागज मांगे जाते हैं। वो कागज गिनते गिनते किसान थक जाता है और इसलिए वो क्या करता है, साहूकार से पास से कर्ज लेता है। बेटी की शादी करनी है, कर्ज लेना है। खेती की सीजन आई है, बीज खरीदना है, कर्ज लेता है। फर्टिलाइजर लाना है, कर्ज लेता है। और उस कर्ज का ब्याज इतना भयंकर होता है कि उस ब्याज के कारण हमारा किसान मर जाता है। भाइयों बहनों, सच है कि नहीं है? ये साहूकार के पैसे लेने पड़ते हैं, नहीं लेने पड़ते? ये बैंक की आपको पैसे देती है क्या? आप मुझे बताइए भैया, ये बैंक किसके लिए है? क्या अमीरों के लिए है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे किसी किसान को ज्यादा ब्याज दे करके ऋण लेने के लिए साहूकार के घर के पर न जाना पड़े, ये परिस्थिति हम पैदा करना चाहते हैं। आत्महत्या की जड़ में यही तो कर्ज होता है, जीना मुश्किल हो जाता है उसका। और इसलिए भाइयों बहनों, और जो बैंकें हैं वो भी कुछ स्थापित हितों में हाथ में चली आई है। मुझे किसी ने बताया ये वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का घोटाला, मुझे कहा गया को टोटल 2200 करोड़ रुपए जो किसानों को मिलने चाहिए वो ये बैंकें नहीं दे रही है। वर्धा बैंक से कोई 332 करोड़ है, बुल्ढाना से 800 करोड़ है, नागपुर से कोई 1100 करोड़ है। भाइयों बहनों, किसान के हक के पैसे क्यों दबा के बैठे? क्यों नहीं दिए जा रहे? किसान के हक के पैसे दिए नहीं जा रहे और ये पैकेज घोषित करते देते कुछ नहीं है। सारे अपना कारोबार चलाते रहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, पूरे देश में किसानों के लिए एक अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, किसान को अगर पानी देने की व्यवस्था हो जाए तो मेरे दिशा केस के किसान में दम है, वो मिट्टी में सोना पैदा कर सकता है। उसे पानी चाहिए। वाजपेयी जी का सपना था हम नदियों को जोड़ेंगे, गंगा को कावेरी के साथ जोड़ेंगे। और अगर नदियों को जोड़ दिया तो जहां बाढ़ आती है वहां के किसान की परेशानी खत्म हो जाएगी, और जहां अकाल आता है वहां भी किसान की परेशानी खत्म हो जाएगी। और दोनों प्रकार से हमारा किसान सुखी होगा। अभी मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी चौहान ने नर्मदा और शिप्रा नदी को जोड़ दिया, हजारों हेक्टर भूमि तक पानी पहुंचा दिया। शिप्रा नदी मरी पड़ी थी, उसको जिंदा कर दिया, किसानों में जान आ गई। आज हिंदुस्तान के हर कोने में नदियों को जोड़ करके पानी पहुंचाया जा सकता है, हमारे किसानों का भला किया जा सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, इनके दिमाग में किसान को खेत में पानी कैसे पहुंचे, ये इनकी प्राथमिकता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे किसान को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, आधुनिक विज्ञान के संसाधनों को जोड़ना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन पर बल देना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो। और गुजरात का मेरा अनुभव है, ये माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई के कारण किसान की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। भाइयों बहनों, पानी बचाने का अभियान भी चलना चाहिए। और आजकल दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक व्यवस्था विकसित की गई है, कार्बन क्रेडिट की।
कहीं पर जो एनवायरमेंट का नुकसान होता है तो कहीं पर एनवायरमेंट की रक्षा होती है, तो वहां से कार्बन क्रेडिट खरीद करके वहां पर अपनी अपनी व्यवस्था को क्रॉस एक्शन किया जाता है। दुनिया ने जिस प्रकार से कार्बन क्रेडिट की परंपरा खड़ी की है, भारत में वाटर क्रेडिट कंसेप्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति पानी बचाएगा उसको उसके खाते में क्रेडिट जमा होती जाएगी और उसको जो सरकार के भिन्न भिन्न लाभ है वो वाटर क्रेडिट के बल पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पूरे देश में पानी बचाने का एक जन आंदोलन खड़ा हो सकता है और पानी बचाने के बदले में पानी बचाने वाले को फायदा भी मिल सकता है और देश की महामूल्य संपदा अगर बच गई तो मेरे किसान को कभी मरने की नौबत नहीं आएगी। इस काम को किया जा सकता है और इस पर हम बल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं मेरे किसान भाइयों से प्रार्थना करने आया। अभी ओले गिरने के कारण एक नया संकट आया है, लेकिन आत्महत्या उसका उपाय नहीं है। और हम वो लोग हैं जो किसानों की मौत पर राजनीति के पक्षकार नहीं है। किसान हिंदुस्तान के किसी भी कोने का क्यों न हो, उसको मरने के लिए मजबूर नहीं होने देना चाहिए। सरकार की व्यवस्था ऐसी विकसित हो, योजना ऐसी विकसित हो कि हमारे किसान को मरने की नौबत न आए। और मैं किसान भाइयों से कहता हूं, अब खेती हमें करनी है, 3 हिस्सों में बांटना होगा मेरे भाइयों बहनों। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से खेती करते हैं वो, 1/3 पशुपालन और 1/3 जहां पर आपका खेत का कोना होता है, समाप्ति होती है, आपके खेत की बॉर्डर होती है, वहां बड़ी बड़ी बाड़ लगा देते हैं। इधर वाला भी लगाता है, पड़ोस वाला भी लगाता है। 2-2 मीटर जमीन का पूरा पट्टा हमारा खराब हो जाता है। मेरी किसानों से प्रार्थना है, उस पर वृक्ष की खेती कीजिए, पेड़ लगाइए और वो भी टिम्बर लगाइए। आज हिंदुस्तान हजारों करोड़ रुपए का टिम्बर इंपोर्ट करता है। मेरे किसान के खेत के किनारे पर अगर वो टिम्बर लगा देता है तो देश को टिम्बर कभी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और मेरे किसान को कभी फसल बर्बाद हो गई, एक पेड़ बेच देगा, साल भर का खर्चा निकल जाएगा, उसको कभी आत्महत्या करने की नौबत नहीं। अगर पशुपालन करता है, पोल्ट्री का करता है काम, फिशरी का काम करता है, किसान को एक अतिरिक्त ताकत मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारे देश की रेलवे, उस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे देश की रेलवे पैसेंजर ट्रेन में तो नए नाम निकालती है, नई नई व्यवस्थाएं विकसित करती है। कभी शताब्दी एक्सप्रेस, कभी सुपरफास्ट, कभी राजधानी, न जाने कितने। लेकिन भाइयों बहनों, भारत की रेलवे ने गुड्स ट्रेन के संदर्भ में गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं। समय की मांग है कि गुड्स ट्रेन में किसानों की जो पैदावार होती है, अनाज हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, गुड्स ट्रेन के लिए स्पेशल उसके लिए इंतजाम होना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। आज तो देश में कारोबार ऐसा है कि कहीं कपड़ा एक शहर के दूसरे शहर ले जाना है तो रेलवे का डिब्बा तुरंत मिल जाता है। पत्थर ले जाने हो, मार्बल ले जाना हो, कोयला ले जाना हो तो रेलवे अवेलेबल हो जाती है। लेकिन किसान के फल ले जाना है, नागपुर का संतरा ले जाना है,
तो रेलवे कहेगी हफ्ते के बाद मिलेगा। मुझे बताइए, हफ्ते के बाद रेलवे का डिब्बा मिलेगा तो संतरे का क्या होगा? ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इनकी व्यवस्था में। थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए कि हमारे देश के रेलवे जो गुड्स ट्रेन का कारोबार करते हैं, वो किसान का जो सामान है उसको पहुंचाने में देर नहीं करेगी, तो आज जो हमारा करोड़ों करोड़ों रुपयों का ये कृषि उत्पादन नष्ट हो जाता है वो बच जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इसके लिए किसान के प्रति जो संवेदना चाहिए वो संवेदना उनके अंदर नहीं है, और उसी का कारण है कि आज ये तबाही होती है। भाइयों बहनों, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे बल देना पड़ेगा। मूल्यवर्धन गांव में क्यों न हो। अगर किसान के टमाटर बाजार में पहुंचने में देर हो रही है तो किसान के टमाटर का केचप बनाने की व्यवस्था उसके गांव के नजदीक मिल जानी चाहिए, ताकि बोतलों में भर करके साल भर वो कारोबार बेचा जा सकता है। भाइयों बहनों, एक आमूलचूल परिवर्तन हमारे कृषि क्षेत्र में लाने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम ग्राम आधारित अर्थनीति पर बल देना चाहते हैं। हम गांव की खरीद शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए एक सुविचारित योजना लेकर के आगे चलना चाहते हैं। भाइयों बहनों, देश आज भ्रष्टाचार से परेशान है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, उन्हीं की सरकारों ने आज वो किसान को भी मारा, जवान को भी मारा। उनके एक दूसरे जी ने कहा था दादा कि दिल्ली से रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा है जो रुपये को 15 पैसा घिस देता है? इसका जवाब देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक ये पंजा है आपका रुपया घिसता जाएगा, आपका रुपये का 15 पैसा हो जाएगा, आप लूटते चले जाओगे। और इसलिए मैं आज कहने आया हूं भाइयों बहनों, भाजपा शिवसेना की महायुति को एक स्थिर सरकार की जरूरत है, एक मजबूत सरकार की जरूरत है, एक काम करने वाली सरकार की जरूरत है, भारत का भाग्य बदलने वाली सरकार की जरूरत है। भाइयों बहनों, मैं आज जब किसानों के बीच में आया हूं, हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, विस्तार से आपको बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक आग है। इस देश का भला करने के लिए भीतर से तड़पन है। गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, इसके लिए जीवन खपा देने का व्रत लेकर के निकले हुए हम लोग हैं। भाइयों बहनों, हम दिन रात समस्याओं का हल खोजते रहते हैं, और ये लोग मोदी का हल खोजने में लगे हैं। उनको समझ नहीं आता है मोदी का हल क्या निकाले। अरे मोदी का हल निकालने में समय बर्बाद मत करो, देश की समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करो, अपने आप स्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं किसान के भाग्य को बदलने की बात करता हूं। वे दिन रात एक ही मंत्र लेकर के चले हैं, मोदी रोको। मैं कहता हूं महंगाई रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है, किसको रोकना है, किसको रोकना है। भाइयों, निर्णय आपको करना है। और इसलिए मैं आज विदर्भवासियों से प्रार्थना करने आया हूं। कहो, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है, किसको रोकना है, किसको रोकना है। भाइयों, निर्णय आपको करना है। और इसलिए मैं आज विदर्भवासियों से प्रार्थना करने आया हूं। कांग्रेस हो, एनसीपी हो,
एक नमूना भी दिल्ली मत भेजना। यहां तो बर्बाद किया, वहां और ज्यादा बर्बाद करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इन सब से मुक्ति का अभियान, और यही हमारा वर्धा, जहां से क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ हुआ था। भाइयों बहनों, अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी और विनोबा की तपोभूमि, अंग्रेज भारत छोड़ो कहा था। भाइयों बहनों, हम संकल्प करें कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प करें और देश का भाग्य बदलने के लिए आगे आए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। वंदे 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 वंदे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।